नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, यूपी ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर लगा हुआ है अभी हाल ही में जून के लास्ट वीक में, और डेट भी पहले से क्लियर है, 26-27 को है ये। तो उसको लेकर के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के जो मेजर पॉइंट्स हैं, या जिसको कह सकते हैं हम वन लाइनर हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे हर सब्जेक्ट के, और साथ साथ उन खास टॉपिक्स को कवर करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और जिनसे जो है क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है। तो उसी क्रम में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो उनको जो है उनसे संबंधित प्रश्न जरूर ही कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो आज हम लोग जो है पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई, उन पर प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य हुए, और योजना आयोग जो है ये पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग को होती थी, और योजना आयोग का अध्यक्ष भी जो है वो नीति आयोग के अध्यक्ष के बराबर यानी प्रधानमंत्री ही होते थे उस समय भी। और योजना आयोग में बेसिकली जो मेजर डिफरेंस बना वो ये बना कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स जो थे, राज्यों के मुख्यमंत्री, वो योजना आयोग में मेंबर नहीं थे। लेकिन यहाँ पर जो है नीति आयोग में उनको मेंबर बनाया गया, और जो भी योजना बनाई जाएगी, या जैसे 7 साल की योजना है या दीर्घ योजना है, 15 वर्ष की योजना है, तो वो जो है नीति आयोग में शामिल किया गया। और नीति आयोग में जो है इसको जो है केंद्रीय रूप से जो है इसको समेटा नहीं रखा गया, बल्कि इसको राज्यों के स्तर तक जो है पहुंचाया गया और विकेंद्रीकरण किया गया एक तरह से। और नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को बनकर तैयार हुआ, और इसमें जो है सीईओ के साथ साथ जो है चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, और साथ में कुछ 4 जो है मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनकी लिस्ट होती है उसमें, और साथ साथ में जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वो भी इसका हिस्सा होते हैं। एक तरह से थिंक टैंक की तरह ये काम करता है। और नीति आयोग जो है अन्य योजनाएं जो हैं, अब पंचवर्षीय योजनाएं जो है नहीं बनाता है नीति आयोग, लेकिन नीति आयोग जो है इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें बहुत भारी रोल अदा करता है। ठीक है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाओं में जो टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उन पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना है उससे स्टार्ट करते हैं 1951 से। ठीक है, तो 1951 से 56 तक के बीच में ये पहली पंचवर्षीय योजना जो है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसको लाया जाता है। और उस समय भारत जो है आज़ादी हुआ था और गणतंत्र बना था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में आई। तो इस योजना में देखिए, जब हमने बताया था कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक जो सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है, वो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन, मत्स्य और वानिकी, ये 4 चीज़ें आती हैं। कभी भी लोगों बच्चों को जो है, आप लोगों को ये डिफरेंस हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि खनन कैसे आ सकता है। तो खनन भी जो है वो प्रथम जो कह सकते हैं कि खनन भी जो है जो प्राथमिक जो क्षेत्र है उसमें खनन की भूमिका होती है। ठीक है, तो 4 चीज़ें जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं, वो जिसमें से पहला जो है कृषि, दूसरा जो है खनन, तीसरा कृषि के साथ मत्स्य, और चौथा जो है वानिकी। ये 4 चीज़ें आती हैं प्राइमरी सेक्टर में। तो हम देखते हैं कि जब प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, या जब सबसे पहले जो है जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, तो उनके समय में जब ये योजना आयोग प्रारंभ किया गया था, तो उस समय जो है हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश बोला जाता था, और लगभग 56% जो जीडीपी का हिस्सा था वो कृषि के क्षेत्र में जाता था। परंतु धीरे धीरे समय बदला, और समय बदलने के बाद में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, तो पहले में पंचवर्षीय योजना में तो कृषि क्षेत्र का विकास जो है वो चरमोत्कर्ष पर था, और तो कृषि क्षेत्र को ही प्राइमरली फोकस किया गया था। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को जो है फोकस किया गया, उद्योगों को स्थापित किया गया। इसी क्रम में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, तो आज के दौर में हम ये देखते हैं कि कृषि का हिस्सा
केवल 11 से 12%, 11.5% जो है जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जैसे औद्योगिक क्षेत्र है, जो दूसरा क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र के बाद द्वितीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं, वो जो है थोड़ा सा ऊपर आकर के 30 से 35% तक मैक्सिमम जो है ये कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को। लेकिन जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो है आपकी सर्विस सेक्टर की, जो 55 से ऊपर 55 to 60% के बीच में ये लाई करती है। मतलब सर्विस सेक्टर जो है, सेवा क्षेत्र जो है, ये सबसे आगे हो गया है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस पंचवर्षीय योजनाओं में कौन कौन सी खास चीज़ें थी जो अभी भी पूछी जाती हैं और जिनका महत्वपूर्ण जो है रोल है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1951 को स्टार्ट हुई थी और ये डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। और इसकी प्राथमिकता क्या थी? कृषि एवं सिंचाई। अब इसमें एक चीज और है, सिंचित क्षेत्र, जो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत में सिंचित क्षेत्र कितना है, तो 46% याद रखिएगा सिंचित क्षेत्र है, ठीक है। अभी बढ़ गया है, 46% जो है ये पूरी कृषि भूमि का सिंचित क्षेत्र है। और इसी योजना में जो है 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये पूछा जाता है कि ये कब स्टार्ट किया गया, तो 1952 में स्टार्ट किया गया, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा जो है 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ की गई और उसके बाद जो है डैम जो थे बनाए गए और उसमें भाखड़ा नागल जो पहला, जो सबसे ऊंचा जो है ग्रेविटी डैम बोला जाता है इंडिया का, ये पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को जो है पानी प्रदान करता है सिंचाई के लिए, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए भी ये जिम्मेदार है। दामोदर घाटी परियोजना भी हमारी जो है पहली परियोजना थी। ये दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना है, इन तीनों को जो है स्टार्ट किया गया था पंचवर्षीय योजनाओं में, पहली पंचवर्षीय योजना। और उसके बाद आते हैं, देखिए इसमें जो मूल रूप से आपको याद रखना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में स्टार्ट हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। भाखड़ा नागल डैम जो है सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है। इस समय अगर देखा जाए तो सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी डैम है, अलकनंदा नदी पर बना हुआ है टिहरी डैम, टिहरी जिले में और उत्तराखंड में, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट आते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से लेकर 1961 तक रही, 5 वर्ष, ठीक है। ये जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अब ये पीसी महालनोबिस मॉडल जो है बेसिकली क्या है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है ऊपर बढ़ाना था। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 51 में आई थी, उसको हिसाब से जो है पीसी महालनोबिस, ये सांख्यिकीविद थे बहुत बड़े, तो इनको जो है लेकर के ये एक तरह से जो VKRV राव जो थे, उन्होंने भी जो है प्रति व्यक्ति आय और भारत की जो है समग्र आय, या जिसको कहते हैं कि टोटल इनकम जो है वो बताई थी। और साथ साथ जो है ये पीसी महालनोबिस, ये अर्थशास्त्री थे, इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था। तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। उसमें आधारभूत और भारी उद्योग को जो है प्रधानता दी गई थी, ठीक है ना। आधारभूत मतलब एक तरह से जो बेसिक जो एक उद्योग हैं, जिसमें जो है MSME जो है मेन था। जैसे MSME का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो उस सेक्टर के साथ साथ भारी उद्योग को भी जो है मान्यता प्रदान की गई थी, ये इसको लक्षित किया गया था। हमें ये देखना है कि राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, ये इस्पात संयंत्रों की स्थापना जो थी ये इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में करी गई। क्वेश्चन जो है ये राउरकेला उड़ीसा में है स्टील प्लांट, भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर जो है ये पश्चिम बंगाल में है। चौथा है बोकारो स्टील प्लांट, वो जो है हमारा झारखंड में ही जमशेदपुर में है या टाटा नगर में है, ठीक है, सॉरी झारखंड में है बोकारो स्टील प्लांट। और दूसरा जो प्राइवेट जो है 1902 में जो है फॉर्म किया था उस समय, तो वो है टाटा इस्पात या फिर टाटा स्टील जो है वो जमशेदपुर में है, प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है कि राउरकेला की स्थापना, जो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी, वो किसके सहयोग से की गई थी। तो वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, याद रखिएगा। राउरकेला की जो स्थापना थी, राउरकेला उड़ीसा में है, तो इसकी स्थापना जो है, जब इस स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी तो उस समय जर्मनी के सहयोग से जो है इसकी
इस राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना यूएसएसआर के सहयोग से की गई थी। यूएसएसआर उस समय रशिया बटा नहीं था, तो रशिया के सहयोग से की गई थी। और उस समय दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसकी स्थापना इंग्लैंड या ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। ये पूछा जाता है कि किसके सहयोग से की गई थी, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये पेरम्बूर में है। और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये कलकत्ता के पास है। चितरंजन स्टेशन पड़ता है, जब कलकत्ता जाते हैं आप लोग तो दिल्ली टू कलकत्ता मार्ग पे चितरंजन पड़ता है। तो CLW जो है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स को बोला गया, इसकी स्थापना की गई। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, तो अभी हम लोग जानते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो पेरम्बूर है, यहाँ से जो है एक तरह से जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो भी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से ही निकल रही है, ठीक है। तो ये दोनों की जो है स्टार्टिंग जो है सेकंड पंचवर्षीय योजना में की गई थी, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पंचवर्षीय योजना, जो 5 ईयर प्लान था। तो इस 5 ईयर प्लान जो है ये 1966 में रहा था, ठीक है। और उसके बाद जो है ये आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान बनाए जाने पर इसको जोड़ता। बेसिकली आत्मनिर्भर है ना, आत्मनिर्भर सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर के। तो जो है इसमें कुटीर उद्योग को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया था और साथ साथ में प्रोत्साहन दिया गया था कि जो देसी वस्तुएं थी, देसी जैसे सूती वस्त्र उद्योग है उसको प्रोत्साहन दिया गया था, ठीक है। और जो घरेलू आधार पर जो भारत में जो भी प्रोडक्शन होता था वो बेसिकली इंडिजीनियस जो भी औद्योगिक सेक्टर था उस पर जो है एक तरह से ज़्यादा ही फोकस किया गया था। अब इसमें जो क्या होता है कि ये 1900 यहाँ पे ये जो है ये सेकंड पंचवर्षीय योजना यहाँ से 62 होना चाहिए, 1966 लिखा है, 62 से 66, ठीक है ना, 1962। तो 1962 से 1966 के बीच में ये चली थी योजना, ठीक है। तो इसमें जो है क्या है बेसिकली कि भारत चाइना युद्ध होता है 1962 में, फिर इंडो पाक जो होता है युद्ध होता है वो 1965 में, और 65-66 में जो है ये भीषण सूखा पड़ता है। तो इसलिए योजना जो है पूरी तरह से असफल हो जाती है, तीसरी योजना। और रुपए का भी अवमूल्यन किया जाता है, ठीक है। तो वो जो है 1966 में रुपए का अवमूल्यन किया गया था। फिर ये 1964 में देखिए रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई। और 1964 में ही जो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और साथ में IDBI की स्थापना की गई। 1965 में FCI की स्थापना भी की गई थी और कृषि कीमत आयोग भी स्थापित किया गया था, ठीक है। तो कृषि कीमत आयोग बेसिकली प्रोक्योरमेंट प्राइस के लिए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए MSP और प्रोक्योरमेंट प्राइस के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो उसके बाद जो है पहली दूसरी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये ट्रिकल डाउन थ्योरी पर आधारित थी, अनुसरण किया था। ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है कि ऊपर से जो भी छन छन के जो है नीचे तक, जैसे एक वो होता है कि हायर वर्ग को अगर आप शिक्षित करेंगे तो वो अपने आप जो है नीचे तक वो पहुंच जाता है। तो ये मैकाले की शिक्षा पद्धति ठीक उसी तरह से, उसको ही ट्रिकल डाउन थ्योरी बोलते हैं कि अगर ऊपरी स्तर से अगर हम हायर इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करेंगे और बड़े किसानों को डेवलपमेंट करेंगे तो उसका लाभ जो है वो छोटे किसानों को या छोटे नीचे जो लघु उद्योग वाले हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा और उनको भी सहयोग मिलेगा या उनकी भी बढ़ोतरी होगी। तो इसको लेके है ट्रिकल डाउन थ्योरी। अब उसके बाद में 3 वार्षिक योजना आई 1966 से 1969 तक, ठीक है ना। और ये जो 3 वार्षिक योजना आई इसका मूल कारण यही था कि इंडो पाक वार हुआ था, तो उसके बाद में जो है अर्थव्यवस्था एक तरह से पटरी से उतर गई थी, तो उसको जो है लाने के लिए, वापस लाने के लिए ये 3 वार्षिक योजनाएं जो है आती हैं। और इसको योजना अवकाश का काल कहा जाता है। 1966 से लेकर 69 तक ये जो है ये योजना अवकाश का काल कहा जाता है। 1969 में देखिए नारीमन समिति के द्वारा जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही याद रखिएगा। 1969 में नारीमन समिति के द्वारा जो है लीड बैंक स्कीम जो है ये स्टार्ट करी गई। अब ये लीड बैंक स्कीम क्या होती है इसको समझ लीजिए।
प्रत्येक जिले में जो है एक कोई बैंक जो है वो लीड बैंक बनाई जाती है, और वो लीड बैंक का काम क्या होता है, वित्तीय समावेशन। वहां पर जो कृषि क्षेत्र है और वहां पर जो निचला तबका है उसके खातों खोल करके जो है उनके खातों को खोल करके या उनको जो है ऋण प्रदान करके जो है कम से कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करके उनको जो है उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये लीड बैंक स्कीम जो है ये चलाई गई थी। तो हर जिले में जो है एक लीड बैंक का कार्य करती है। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, तमाम बैंक हैं, जैसे मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा है या फिर सिंडिकेट बैंक है या फिर इंडियन बैंक है ना। तो ये अगर मान लीजिए 3 बैंक है किसी क्षेत्र में, तो उसमें से एक को जो है ये लीड बैंक बनाया जाएगा, और लीड बैंक जो है वो बाकी दोनों बैंकों को जो है या बाकी बैंकों को जो है जो भी दिशा निर्देश होंगे उनको प्रदान कर देगा, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, जो वित्तीय समावेशन जो है वो हो सके, और सबसे नीचे तबके पर जो कृषि के लिए ऋण जो है वो सुविधा जो जनक हो सके, आसानी से दिया जाए। और जो कुटीर उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं, कुटीर उद्योग के साथ साथ जो है एमएसएमई के सेक्टर में भी उसको इम्प्रूवमेंट की जाए। तो ये जो है नारीमन समिति के द्वारा जो है 1969 में ये सिफारिश पर लीड बैंक स्कीम शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। कृषिगत संकट को रोकने के लिए, खाद्यान्न की कमी को ध्यान देने के लिए वार्षिक योजनाओं के दौरान कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था। तो जब लीड बैंक आया तो कृषि क्षेत्र पर जोर दिया ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए, हम देखते हैं कि तीनों वार्षिक योजनाओं के दौरान जो है पूरी तरह से नई कृषि नीति अपनाई गई थी, और कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज का वितरण, उर्वरक के पैमाने का प्रयोग और सिंचाई क्षमता का विस्तार और भू संरक्षण आदि विधियों पर विशेष जोर दिया गया था। बेसिकली आप लोग ये देखिए कि 1966 में जो है उस टाइम पे हरित क्रांति जो है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, हरित क्रांति ये लिखा हुआ है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से 69। अब ये हरित क्रांति क्या थी? ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा ये ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड लेवल पर। और इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने का जो एक तरह से जो लाए थे, और जिनको बोला जाता है कि उनका हाथ था, वो थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जो है ये ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंडिया में लाने के लिए, इंडिया में जो है इसको प्रसार के लिए, और ये उनको जो है याद किया जाता है। और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने जो है कि गेहूं पे पैदावार को लेकर के या फिर चावल की पैदावार को लेकर के, तो इसमें हाइब्रिड हाई यील्डिंग वैरायटी जो होते थे, हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल करना, या फिर बड़े ऐसे बीजों का इस्तेमाल करना जिससे जो है प्रति हेक्टेयर में उपज ज़्यादा हो। दूसरी चीज़ है सिंचाई में जो है बहुत ज़्यादा जो है सिंचाई पर बल देना, प्रॉपर सिंचाई होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ है जो भारी जो मशीनीकृत जो है, एक तरह से मशीनों का यूज़ होना चाहिए और कम समय में जो है ज़्यादा पैदावार होनी चाहिए, उसको लेकर के जो है ये हरित क्रांति को लाया गया था। तो उसमें जो है हरित क्रांति ने बेसिकली जो है उत्तरी क्षेत्र में, बेसिकली पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही ज़्यादातर जो है इम्प्रूवमेंट्स कर पाया था, और बाकी जगह के जो क्षेत्र है वहाँ के किसानों ने उतना इम्प्रूवमेंट नहीं किया था, जिसके कारण जो है किसानों के बीच में जो एक उच्च स्तर के किसान हो गए थे और एक निम्न स्तर के किसान हो गए थे। तो वो एक बड़ी बात हो गई थी। इसीलिए जो कृषि, ये जो हमारी जो हरित क्रांति थी, इसको जो है ज़्यादा जो है इसका लाभ जो है पूरे भारत में नहीं मिल सका था। तो जो 1966 से 69 तक जो है ये हरित क्रांति जो है भारत में शुरुआत होती है, और उसको लाने का श्रेय जो होता है वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाता है। तो उसके बाद जो है चौथी पंचवर्षीय योजना होती है, स्टार्ट होती है 69 से 74 के बीच में, ठीक है। तो इस योजना का उद्देश्य जो है स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति, ठीक है। तो आर्थिक विकास पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जोर देना था, और साथ में आत्मनिर्भरता शब्द देखिए बार बार आ रहा है, तो इसको याद रखिएगा कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हों, इस पर जो है जोर दिया गया था। और इस योजना का जो प्रारूप था, तो उस समय जो योजना आयोग के अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, वो डी आर गाडगिल थे,
तो उन्होंने इसका प्रारूप तैयार किया था। और 1969 में हम देखते हैं कि जुलाई 1969 में ही 14 वाणिज्यिक बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस समय जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो जो 14 बैंकें थी उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद 1981 में आते आते जो है बची हुई कुछ बैंकों का भी ये राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, 6 बैंकों का और भी, लेकिन 14 बैंकें जो थी वो राष्ट्रीयकृत कर दी गई थी। ठीक है। और 1974 में भारत द्वारा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण या पोखरण परमाणु परीक्षण जो है किया गया था। ये जो है हमारा राजस्थान में जो है ये परमाणु परीक्षण किया गया था, और ये पहला परमाणु परीक्षण था जिसमें भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का और हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो रहे हैं उनका पूरी तरह से योगदान रहा था। 1974 के पहले परमाणु जो पोखरण में हुआ था एक परीक्षण, तो इसको लॉर्ड बुद्धा स्माइलिंग जो है बोला गया था कि बुद्धा मुस्कुराया, इसको जो है एक शब्द बोला गया था, इसके लिए जो ये स्लोगन दिया गया था। उसके बाद हम जानते हैं कि 1992 के टाइम पे जो है एक और दूसरा नाभिकीय परीक्षण किया गया था, शक्ति जिसको नाम दिया गया था। तो ये जो नाभिकीय परीक्षण किया गया था पोखरण में किया गया था उस समय। ठीक है। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में ही लियोनटिफ के आगत निर्धारित मॉडल को लागू किया गया था। और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो है सूखा प्रवहन क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा प्रवहन क्षेत्र कार्यक्रम जो है ये स्टार्ट किया गया था 1973-74 में। ठीक है। अब परिवार नियोजन का कार्यक्रम भी जो है ये स्टार्ट किया गया था, लागू किया गया था ये 1973-74 के समय में। तो पूछा ऐसे नहीं जाता है कि सीधे ऐसे किस पंचवर्षीय योजना में जो है पूछ लिया जाएगा परिवार नियोजन को अपनाया गया। ठीक है। या किस पंचवर्षीय योजना में परमाणु जो है पोखरण का जो है पोखरण का जो कार्यक्रम हुआ था, जो परमाणु का परीक्षण हुआ था वो पोखरण में जब किया गया था तो किस योजना के समय किया गया था। या लीड बैंक की स्कीम 1969 जो आई थी वो लीड बैंक की स्कीम जो है किस योजना के अंतर्गत आई थी। इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। अब आते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना पे। तो देखिए जो 5th पंचवर्षीय योजना थी इस टाइम जो है 74 से 79 के बीच में जो है 79 के बीच में ये 5वीं पंचवर्षीय योजना आई। और एक तरह से 5वीं जब पंचवर्षीय योजना आई थी तो याद रखिएगा गरीबी हटाओ का नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, गरीबी हटाओ। ठीक है ना, इसका नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है। और दूसरी जो चीज थी कि इस पंचवर्षीय योजना के बाद में जो है अनवरत योजना आती है, उसको जो है 6th पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। तो उस पर भी डिस्कस करेंगे अभी कि किस तरीके से 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है किस तरह से जो है सेंट्रल में पावर जो होती हैं वो आपस में जो है जो जनता पार्टी की सरकार आती है और कांग्रेस की सरकार चली जाती है, उसके बाद जो है उस पंचवर्षीय योजना को है जो रीस्टार्ट किया जाता है, तो इसको अनवरत योजना के नाम से जाना जाता है। तो योजना का मुख्य उद्देश्य देखिए गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। जनता सरकार की इसका जनता पार्टी मतलब है कि जनता पार्टी की सरकार की सत्ता में आने के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया था 1978 में, और डीपी धर मॉडल के आधार पर तैयार की गई थी। और इसमें जो है 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम जो नीड्स प्रोग्राम था वो स्टार्ट किया गया। और 2 अक्टूबर 1975 को जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। तो 2 अक्टूबर 1975 को है जिला लेवल पर जो है ये काम करती हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक तरह से। ठीक है। RRB जिनको बोला जाता है, एक रीजनल रूरल बैंक, तो उनकी स्थापना की गई थी। और 77-78 में तो खाद के बदले अनाज कार्यक्रम की जो है ये शुरुआत की गई थी। ठीक है। और केंद्र सरकार द्वारा 77-78 में राजस्थान राज्य में 77-78 में ही जो है अंत्योदय योजना को जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें ये चेंजेस हुए थे, और उस समय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी तो उसने पहली वाली जो योजना थी उसको स्क्रैप कर दी थी। ठीक है। उसी टाइम पे फिर से जब सरकार आती है कांग्रेस की, तो उससे पहले इसको अनवरत योजना के नाम से जाना जाता है।
1978 से 80 के समय के बीच में, तो जनता सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय को एक वर्ष पहले ही समाप्त करके नई योजना 1 अप्रैल 1978 को पेश किया गया, जिसकी संज्ञा अनवरत योजना थी। तो ये जो 78 में जो आई थी, तो ये जो है 6वीं पंचवर्षीय योजना के पहले ही है जो उसकी योजना थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसको 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, और गुन्नार मेडाल मॉडल पर ये आधारित थी, और भारत में इसको 5वीं योजना के दौरान जो है योजना के उपाध्यक्ष डीटी लकड़वाला ने लागू किया था। डीटी लकड़वाला को लेकर के आप लोग याद रखिएगा कि नेशनल इनकम निकालने का जो प्रोसीजर था, या पर कैपिटा इनकम निकालने का जो प्रोसीजर था, ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम, ये दोनों जो है पहली बार लकड़वाला समिति के द्वारा निकाली गई थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला जो इन्होंने निकाला था क्या, पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम। और अगर ओवरऑल देखा जाए पूरे भारत में, तो दादा भाई नौरोजी ने जो है 1906 में जो है ये नेशनल इनकम निकाली थी और पर कैपिटा इनकम निकाली थी। ठीक है ना, उसके बाद जो है डीटी लकड़वाला का नाम भी इसमें आता है। ठीक है, उसके बाद जो है 1979 में ही 79 में जो ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम जैसे चलाया गया था, और ये 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 1999 में प्रारंभ हुई थी, ये याद रखिएगा। 2 बार छठी योजना की शुरुआत हुई, मैंने बता दिया था, इसीलिए इसको अनवरत योजना बोला गया था। तो पहली बार जनता पार्टी ने जो है सरकार ने स्टार्ट की थी, जो केवल 2 वर्ष तक चली, और दूसरी बार कांग्रेस ने स्टार्ट की। अब जिस तरह से 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले खत्म करके जनता पार्टी ने नई जो योजना लाई थी, ठीक उसी प्रकार इनकी सरकार फिर बदली, और 1978 से 83 के बीच में इसको जो है 2 वर्ष तक ही चल सकी, और उसके बाद दूसरी बार जो है कांग्रेस की सरकार आई, और उसने 1980 में फिर से ये योजना नई स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से 85 के बीच में कही जाती है। तो इसमें देखिए, चूंकि 1980 में जो है कांग्रेस के केंद्र में पुनः सत्ता रूढ़ होने पर कांग्रेस ने 78 से 83 की योजना के स्थान पर छठवीं पंचवर्षीय योजना 80 से 85 लागू करी, और गरीबी निवारण और रोजगार सृजन पर बल दिया। रोजगार सृजन पर पहली बार बल दिया गया था इसमें। ठीक है, तो IRDP चली थी, फिर NREP, ट्राइसेम, ड्वाक्रा, RLEGP, ये सभी जो है ग्रामीण बेरोजगारी को लेकर के ये जो है चली थी। तो बेरोजगारी उन्मूलन, जो अनएम्प्लॉयमेंट था, उसको फोकस करने वाली योजना जो थी वो थी छठवीं पंचवर्षीय योजना, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो है छठवीं पंचवर्षीय योजना में ही कैलोरी का मापन किया गया था, गरीबी निर्देशांक मापन किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी का जिनको जो है भोजन अगर नहीं प्राप्त होता है, तो इसका मतलब वो लोग गरीब हैं। ठीक है, तो 2400 कैलोरी ग्रामीण में और 2100 कैलोरी प्रतिदिन के उपभोग जो है गरीबी रेखा से के रूप में परिभाषित किया गया था। ठीक है, और योजना का उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, नेशनल इनकम में वृद्धि हो, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी का जो है नया जो है इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, गरीबी और बेरोजगारी में लगातार कमी करना, और परिवार नियोजन के जरिए जनसंख्या नियंत्रण। जब भी कांग्रेस गवर्नमेंट आती थी तो वो परिवार नियोजन को जो है एक आगे लेकर वो मेन प्रोग्राम इसको जो है देती थी। तो उसके बाद जो है 1980 में मैंने अभी कहा था कि 1980-81 के बीच में जो है ये 6 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया जाता है। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाबार्ड, इसको याद रखिएगा नाबार्ड को। तो नाबार्ड जो है बेसिकली जैसे RBI है, उसी तरह से नाबार्ड जो है RRBs जो है रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं, तो उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो नाबार्ड के चलते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे जो है नाबार्ड की जो है स्थापना करी गई, और रीजनल रूरल बैंक्स को जो है नाबार्ड के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद 1982 में एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक जो है स्टार्ट की गई। ठीक है ना, ये व्यापारिक बैंक थी एक तरह से,
भारत में आयात निर्यात को लेकर के ये बैंक की स्थापना की गई थी। फिर आते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। ये 1985 से 90 के बीच में रही। इसका मुख्य उद्देश्य जो है समृद्धिकरण करके, समृद्धि मतलब होता है ग्रोथ, ठीक है, और विकास मतलब होता है डेवलपमेंट। ग्रोथ और विकास, डेवलपमेंट में थोड़ा डिफरेंस है। वो डेवलपमेंट जो है थोड़ा सा बड़ा शब्द है, और समृद्धि एक तरह से थोड़ा सा कहीं पे भी आंकड़े के रूप में वृद्धि होना, उसको समृद्धि बोला जाता है, ठीक है। और आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल दिया गया। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता और रोजगार में वृद्धि विशेष ध्यान था, ठीक है। और इसमें जो है 5 से 6% का लक्ष्य रखा गया था, और 5% का लक्ष्य जो है ये इस योजना में हासिल कर लिया गया था, ठीक है। भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। तो ये याद रखिएगा, भोजन, काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। 1986 में डाक विभाग में स्पीड पोस्ट की व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो जो डाक से संबंधित प्रश्न आते हैं, मतलब फार्म आते हैं जैसे डाक विभाग के, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अन्यथा तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कपाट जरूर पूछा जाता है कि कपाट की स्थापना जो है कब हुई थी, 1986 में, ये नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। 1988 में सेबी की स्थापना हुई। 89 में जो है जवाहर रोजगार योजना आई, और 89 में ही नेहरू रोजगार योजना आई। तो ये जवाहर रोजगार योजना पूछी जाती है। सेबी की स्थापना, सेबी एक सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, ये सेबी जो है इसका मुख्यालय मुंबई में है, हम लोग जानते हैं। शेयर मार्केट से संबंधित जो है काम होता है। और दूसरी चीज जो है, जो भी सेबी जो है नियामक संस्था है एक तरह से, ठीक है। और सेबी जो है 1988 में इसकी फॉर्मेशन होती है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो मैं बताना चाहूँगा, जो पॉइंट है वो आखिरी पॉइंट है, वो है राजकृष्णा जी थे, प्रोफेसर राजकृष्णा। उन्होंने 7वीं योजना को हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया। अब ये हिंदू वृद्धि दर क्या है? हिंदू वृद्धि दर बेसिकली क्या है? मिनिमम जो डेवलपमेंट, मिनिमम जो ग्रोथ होनी चाहिए, जिससे कि जो है व्यक्ति का भरण पोषण हो सके, तो वो जो है हिंदू वृद्धि दर के नाम से जो है हिंदू वृद्धि दर स्टार्ट की गई थी। तो हिंदू वृद्धि दर का नाम कौन, किसके नाम पे आता है? प्रोफेसर राजकृष्णा, याद रखिएगा। फिर 8वीं योजना आती है 2 वर्ष बाद, 92 से 97 के बीच में, ठीक है, 90 के स्थान पे। तो ये याद रखिएगा 2 वर्ष बाद कौन सी योजना आई, जैसे तो 2 वर्ष बाद जो है वो योजना आई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना, 2 वर्ष बाद, ठीक है। और 1 वर्ष पहले कौन सी खत्म करी गई थी? 5वीं। अनवरत योजना किसका नाम है? 6वीं का। गरीबी उन्मूलन किस में आया था? गरीबी 5वीं में, ठीक है ना। तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। उसके बाद फिर आत्मनिर्भरता स्टार्ट हुआ था 3rd से, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप लोग के सामने आ रहे हैं, तो इसको याद जरूर रखिएगा। 1990 के स्थान पे 92 में प्रारंभ करी गई। आधारभूत ढांचे पर बल देने के परिणाम जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी, और मुख्य उद्देश्य जो था मानव संसाधन का विकास था। मानव संसाधन का मैंने HR का, ह्यूमन रिसोर्सेज का विकास था, ठीक है। इसका विकास जो था ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे था। तो यहाँ पे शिक्षा पर बल दिया गया था। और 1995 में ही 1 जनवरी 1995 में जो है भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था, WTO का, है ना, इसका सदस्य बना था। और 1993 में शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है वो प्रारंभ करी गई थी। बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन कम से कम वो खास पॉइंट तो पूछे ही जाते हैं जो पिछली योजनाओं से संबंधित रहे हैं। उसके बाद में फिर वार्षिक योजनाएं आती हैं, वहां पर दोबारा राजनीतिक अस्थायित्व आता है, और भुगतान संतुलन का संकट के कारण 1990 से 92 में दौरान पंचवर्षीय योजना लागू नहीं किया सकी। अब ये भुगतान संतुलन क्या होता है? देखिए क्या होता है, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो वस्तु का आयात और निर्यात किया जाता है उस समय जो है, जो सेवाओं पर और जो वस्तुओं पर जो कर लगाया जाता है उसके आधार पर जो है ये भुगतान संतुलन होता है। तो जितना निर्यात उतना ही आयात बराबर होना चाहिए, भुगतान संतुलन एकदम बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात नहीं हो रही है, सब भुगतान संतुलन की बात हो रही है, जिसमें FDI
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो होता है, और इसमें जो है बेसिकली एक तरह से इक्विटी का भी जो है हिस्सा होता है। तो ये जो है भुगतान संतुलन, इसको जो है डीप में समझाया जाएगा जब इंडियन इकोनॉमी की क्लास जो है आएगी आने वाले समय में, ठीक है। तो लघु उद्योगों के विकास के लिए सिडबी की 1990 में जो है सिडबी की जो है स्थापना की गई, लघु उद्योगों के विकास के लिए, है ना, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। तो सिडबी जो है इसका मुख्यालय कहाँ है पूछा जाता है, तो 1990 में इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। भारत में आर्थिक सुधार के लिए अब 1991 में क्या होता है, गवर्नमेंट बदलती है और किसी गवर्नमेंट आती है, उस समय PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री होते हैं और वित्त मंत्री होते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उस समय पहली बार जो है ग्लोबलाइजेशन का मॉडल लाया जाता है, यानी उदारीकरण की नीति अपनाई जाती है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया जाता है, यानी जो बाजार तय करेगा किसी वस्तु का मूल्य, वही जो है आधार माना जाएगा। यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की घोषणा की गई 1991 में। किस पंचवर्षीय योजना में आई है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है ग्लोबलाइजेशन को जो है अपनाया गया और प्राइवेटाइजेशन को अपनाया गया, और दूसरा जो है उदारीकरण को अपनाया गया, ठीक है ना। अब लिबरलाइजेशन, ठीक है। अब जो है नवीं पंचवर्षीय योजना पे आते हैं, जो 1997 से लेकर 2002 तक चली, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है सामाजिक न्याय और समानता के आधार पर आर्थिक समृद्धि करना था, ठीक है। तो जीवन स्तर, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता एवं क्षेत्रीय संतुलन जैसे 4 क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या आता है, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यह आएगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब लाया गया, किस योजना के अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट को है इंक्लूड किया गया था। तो याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था। अभी आएगा तो उसमें बताएंगे हम। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2 से 7 के बीच में रही, 2002 से 7 के बीच में, और इसकी जो आर्थिक समृद्धि जो है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही वो 7.9 रही, और जो कि 7.7 प्रतिवर्ष रही थी। इसका लक्ष्य जो है वो 7.9 किया गया था, लेकिन वो पाया था 7.7% तक आ चुकी थी इसकी डेवलपमेंट पे ग्रोथ, है ना। तो योजना अवधि में सर्वाधिक रही है, और गरीबी का अनुपात 26% से घटाकर 21% किया गया, 2012 तक 15 बिंदु तक लाना था। तो जो ये इतना 10वीं वाली इनकम इम्पोर्टेंट नहीं थी। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में देखिए लिखा हुआ है उद्देश्य तीव्रता और अधिक समावेशी विकास। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत पूछा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कार्यक्रम जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था। तो याद रखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में सस्टेनेबल डेवलपमेंट या समावेशी विकास को जो है एक तरह से लक्ष्य के रूप में लाया गया था। और समावेशी विकास का मतलब क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि किसी तरह से ऐसा विकास करना जिसमें जो है कि जो पर्यावरण को जो है वो उसको क्षति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये समावेशी विकास कहा गया। GDP वृद्धि दर 8.02% रही, लक्ष्य लेकिन 9.9% था, ठीक है। उसके बाद वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात जो है ये 4.1% रहा। तो ये जो बाकी कई क्षेत्र की औसत वृद्धि दर जो है 3.2% रही, लक्षित 4% थी। तो आंकड़े नहीं पूछे जाएंगे, मैं यही है कि इस योजना में क्या हुआ था, मतलब मेनली उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे समावेशी विकास को सबसे पहले जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। अब एक स्नैपशॉट ले लेते हैं कि ये देख लेते हैं कि लक्ष्य से कम वृद्धि दर जो है 2004-5 कीमत के आधार पर GDP निकाली जाती थी पहले। अब जो है जो इसका जो बेस ईयर हो गया है 2004-5 ना होकर के 2011 हो गया है। बेस ईयर का मतलब ये है कि जैसे आज जो है कि मान लीजिए कोई गेहूं में लेता है तो 25 रुपए किलो का गेहूं आज मिल रहा है, तो वो 25 रुपए का गेहूं जो है 2011 में कितने का मिल रहा था, उसको बेस ईयर मान करके GDP निकाली जाती है। तो GDP में से वो 2011 का जो मान होता है उसको माइनस करके बटे 2011 कर दिया जाता है। तो वो जो है एक तरह से GDP बटे 2011 का मान कर दिया जाता है, ठीक है ना, आज के से उसको घटा करके। तो वो है GDP से निकल आती है कि इतनी GDP है इस समय है। तो ये जो बेस ईयर हो गया है, अब कितना हो गया है GDP का 2011।
पहले कितना था 2004-05, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, पूछ लिया जा सकता है कि इस समय जो है जीडीपी का बेस ईयर कितना है या फिर इन्फ्लेशन का बेस ईयर कितना है, तो ये जो है 2004-05। ठीक है, एक चीज और बताना चाहेंगे, एक सीएसओ संस्था जो थी इसको जो फॉर्मेशन हुआ था 1950 में, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है देहरादून में इसका एचओ है, और देहरादून ये जो है सीएसओ ही सारे आंकड़े जो है ये प्रदान करता है। ठीक है, और अब योजना आयोग में दूसरी योजना में जैसे कम वृद्धि दर वाली कौन कौन सी थी, तो जैसे 4.5% था लक्ष्य, तो 4.21% ही मिला। तीसरी में भी 5.6 था, 2.8 मिला। चौथी योजना में 5.7% था लक्ष्य, और लेकिन 3.4% ही जो है इसका जो है ये हो पाया कंप्लीट। 6.5% था नवी में, 5.7% हो पाया। तो इस तरीके से कौन कौन सी योजनाएं, बस इतना देख लीजिए, दूसरी से लेकर के दूसरी, तीसरी, चौथी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, ये 6 योजनाएं हैं जिनमें लक्ष्य जो है वो प्राप्त नहीं किया जा सका। ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार से जिसमें लक्ष्य जो है अपने जो बेस ईयर से जब 2004-05 की कीमत के हिसाब से जो है प्राप्त कर लिया गया, उसमें पहली, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं, तो ये जो थी 5, 6, 7, 8 और फर्स्ट, इसमें जो है जितना इसको दिया गया था लक्ष्य आर्थिक समृद्धि का, वो उस योजना ने जो है ये उससे ज़्यादा जो है ये, जैसे मान लिया 2.1% का लक्ष्य दिया गया था, तो 3.7% जो है उसको प्राप्त हुआ। ठीक है, और 4.4% का लक्ष्य दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 4.9% जो है उसको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आंकड़े अब नहीं पूछे जाते हैं, केवल ये पूछा जाता है कि आमुख योजना कब प्रारंभ हुई, इसका उद्देश्य क्या था, समावेशी विकास किस योजना में लाया गया, या जो है पूछ लिया जाएगा कि जैसे कोई क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल डैम का जो है स्टार्टिंग जो है किस योजना के टाइम पे हुई थी, दामोदर घाटी परियोजना जो है कब बनी थी, या किस पंचवर्षीय योजना के टाइम पे बनाई गई थी, गरीबी हटाओ नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया। उसके बाद ये पूछ लिया जाएगा कि जो स्टील प्लांट्स जो फॉर्म हुए थे राउरकेला के या दुर्गापुर के या फिर भिलाई का, तो ये स्टील प्लांट जो है किस देश के सहयोग से जो है बनाए गए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी है कि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, और ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर, और जो है रूस के सहयोग से भिलाई और बोकारो। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टार्ट होता है स्टील प्लांट, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये तीनों स्टार्ट हो जाते हैं। फिर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भी स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी जो है ये सब जो है डाटा जो है ये आप लोग दिमाग में जरूर रखिएगा। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2012 से 17 तक आई थी, तो यहीं पर जो है ये गैप लगा दिया गया, और ये 2015 में जो है नीति आयोग का जो है गठन किया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है ना, तो इसमें जो है नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को जो है ये स्टार्ट होता है, और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना वो स्क्रैप कर दिया जाता है। उसके बाद में तो जो भी योजना बनती थी, तो योजना आयोग के बाद में वो राष्ट्रीय विकास परिषद के पास जाती थी, और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसको आगे जो है प्रोसीड करता था। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज पत्र को स्वीकृति प्रदान किया गया, जिसके महत्वपूर्ण अधोलिखित तथ्य ये हैं। ठीक है, तो तीव्रतर संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास पर जो जोर दिया गया। ठीक है, बाकी इसके आंकड़े जो हैं ये हैं 8% जीडीपी वृद्धि दर प्राप्त हुई थी। कृषि क्षेत्र में ये लक्ष्य थे बेसिकली, तो कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 4%। ठीक है, उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर 9.6%। ये वृद्धि दर है, कितना जीडीपी का परसेंटेज जो है कृषि क्षेत्र में है, तो 11.5% से 11 से 12 के बीच में है, 11.5% ही आप रखिए, तो ये अलग चीज है। लेकिन उस जीडीपी में कितना वृद्धि हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ, मतलब एक योजना से दूसरे योजना तक जाने में या एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक जाने में जो है कितना उसमें जो है इंक्रीज हुआ है, तो वो उसको कहते हैं वृद्धि दर। तो वो 4% वृद्धि दर, यानी जैसे 12 है तो 16 होनी चाहिए। ठीक है ना, उद्योग क्षेत्र में 9.6% वृद्धि दर, सेवा क्षेत्र में 10%, बचत दर जीडीपी का 36.2%, ये लक्ष्य रखे गए थे। निवेश दर का 38.6%, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर न जाइए। फिर ये राजकोषीय घाटा जो है
ये इस योजना की अवधि में जीडीपी का 3.25% के स्तर पर सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया। और जो 12वीं योजना अवधि थी वो चालू खाते के घाटे को जीडीपी का 2.5% के करने का लक्ष्य रखा गया। तो देखिए राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो दो तरह का होता है। देखो बजटरी घाटा एक होता है, एक राजकोषीय घाटा होता है, राजस्व घाटा होता है। आय और व्यय, राजस्व की आय और व्यय में से अगर व्यय ज्यादा हो और आय कम हो तो राजस्व घाटा कहा जाएगा। बजटरी घाटा में बजट में आय कम हो और बजट में जो है हमारा जो बजट की रखी जाती है कि इतना हम खर्च करेंगे, वो अगर ज्यादा हो जाए तो ये बजटरी घाटा हो जाता है। राजकोषीय घाटा में टोटल राजकोष गिना जाता है। राजकोषीय घाटा बेसिकली बड़ा टर्म है, इसमें जो है राजस्व घाटा जो है वो भी आता है और बजटरी घाटा है वो भी आता है। तो ये राजकोषीय घाटा जो है इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट जो है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और फिस्कल डेफिसिट के द्वारा ही जो इन्फ्लेशन जो है उसको देखा जाता है, इस पर डिपेंड करती है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी जो बनती है या राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, वो बेसिकली इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति को रोकने के लिए या मुद्रास्फीति को जो एक तरह से कंट्रोल करने के लिए ही बनाई जाती है। राजकोषीय नीति जो है वो राजकोषीय घाटा को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है। 5 वर्ष जो है उसका कार्यकाल होता है। और ये राजकोषीय नीति कौन बनाता है? राजकोषीय घाटा को रोकने के लिए ये बनाती है भारत का वित्त मंत्रालय या फिर ये जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसके अंडर में आता है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसके अंडर में आती है? वो आती है आरबीआई के अंडर में। अभी देखिए एक चीज और चेंज हुई है, जुलाई से लेके जून तक का जो है ये फाइनेंशियल ईयर बोला जाता था पहले आरबीआई का, लेकिन अभी जो है आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर जो है वो अप्रैल से मार्च तक के बीच में बोला जाने लगा है। अब चेंज कर दिया गया है अप्रैल से मार्च, पहले क्या था जुलाई से जून तक का था, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन अब इसको जो है चेंज कर दिया गया है। तो अब अगर क्वेश्चन आता है कि आरबीआई का जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वार्षिक जो टोटल जो है एक वर्ष का टेन्योर वो जो है कितने कब से कब तक का है, तो वो अप्रैल से लेकर के मार्च तक का ये टेन्योर है, ठीक है ना। तो पहले ये जुलाई से जून तक का होता था, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए अलग अलग पंचवर्षीय योजना के। इन पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न आते हैं, आए हुए हैं एग्जाम्स में, इसलिए इनको कंप्लीट किया गया है। दूसरा जो लेक्चर है वो भी इसी तरह से या तो फिर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर बनाया जाएगा या फिर एमसीक्यू के माध्यम से जो है आपको चीज़ें समझाई जाएंगी कि अगर कोई आंसर है, कोई ऑप्शन अगर आंसर बना है किसी क्वेश्चन का तो वो क्यों बना है और उसका कारण क्या है, तो उसको भी एक्सप्लेन करके जो है आपको बताया जाएगा ताकि वीडियो का पेपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। और एक गुजारिश कि अगर आप लोगों ने अभी तक देखिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, है ना। और दूसरी चीज़ है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए। और बाकी जो है जीएस तैयारी सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है, टेलीग्राम में भी जाकर अगर खोजेंगे तो वो भी जो है आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन पे मैं जो है ये लिंक सभी दे दूंगा कि कौन सा ऐप, एक ऐप है एग्जाम पोर्टल, जीएस तैयारी एग्जाम पोर्टल, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें डेली क्वेश्चंस भी आते हैं सभी विषय के, तो वो आप कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स भी आती है। और दूसरा जो है जीएस तैयारी ऐप है, तो उसमें भी आपको जो है डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे। पेड कोर्सेज खरीदना है तो पेड कोर्सेज ले लीजिए, और अगर ऐसे ही चलना है तो फिर ये यूट्यूब के माध्यम से हम पढ़ा ही रहे हैं, तो इसके माध्यम से ही आपकी नॉलेज हो ही रही है, ठीक है। तो ऐसा वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप परचेज ही करिए, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आप परचेज करते हैं तो उसका बेनिफिट उसका अलग है। तो उसका जो है जब पीडीएफ जब आपको मिलेगा तो जो चीज़ें मिलेंगी आपको, तो वो और भी आपकी तैयारी में जो है एक तरह से जल्दी तैयारी हो पाएगी और बेटर तैयारी हो पाएगी। और बहुत ही आराम से जो है अभी कुछ दिन बाकी हैं, 10 दिन में आपका पूरा सिलेबस जो है जितना रिक्वायरमेंट्स होती है मिनिमम रिक्वायरमेंट वो पूरा जो है आपको करा दिया जाएगा। और करंट अफेयर्स जो है वो डेली जो है रात के 9 बजे लाइव क्लास होती है करंट अफेयर्स की, वो होगा करेगी। और आज से जो है शाम को 5 बजे जो है ये सब्जेक्ट बेस पर क्लास जो है एमसीक्यू को लेकर के जो भी इम्पोर्टेंट क्लास जो है वीडियो के जो एग्ज़ाम हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो है लिए जाएगी।
ठीक है। तो 5 बजे लाइव क्लास सब्जेक्ट की और रात के 9 बजे लाइव क्लास करंट अफेयर्स की, ये पक्का है। और 9 बजे से अगर लेट होंगे तो 9 से 9:30 तक जो है ये स्टार्ट कर देंगे हम। हमेशा ही हम कहते हैं, उसके बाद थोड़ा लेट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर उसके बाद फिर मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता किसी को, फिर मैं लिंक भी नहीं भेजता हूँ और फिर उसके बाद जो है क्लास भी नहीं लेता हूँ। तो अगर 9:30 बजे तक आपका लिंक आ जाता है तो पक्का बात है कि 9 बजे तक वैसे आप जो है आपको करंट अफेयर जो है उस तरीके से नहीं मिलेगी लंबे फॉर्म में, जैसा यूपीएससी और पीएससी के लिए ज़रूरत होती है, पीसीएस एग्जाम के लिए, बल्कि वीडियो के एग्जाम के आधार पे आपको वन लाइनर के हिसाब से करंट अफेयर्स प्रदान की जाएगी, या फिर उसके 2-3 पॉइंट केवल समझाए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, ताकि जो है आपको जब भी वो क्वेश्चन पेपर सामने आए तो उसमें जो भी वन लाइन की वजह से पूछा जाए तो वो क्लियर हो। जैसे ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है ना, जैसे सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला, इस तरीके का क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट आंसर होगा। तो वैसे ही डायरेक्ट आपको जो है ये जनवरी से लेके टोटल जून तक की करंट अफेयर्स आपको रिवाइज कराई जाएगी, जिससे कि आपका जो है बेहतर जो है स्कोर हो सके जीएस में। ठीक है, तो इस क्लास में जो है इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।